नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है जयशंकर ब्लंट रिप्लाई टू पाकिस्तान इन यूएनजीए पीएम मोदीज फैन रिएक्शन। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे धोया और शहबाज शरीफ के कपड़े ऐसे फाड़े हैं ना यूएनजीए में कि शहबाज शरीफ की आने वाली पुश्तें नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा था। शहबाज शरीफ के पास और कुछ था नहीं भीख मांगने के अलावा और कश्मीर की बात करने के अलावा। भारत के पास बहुत कुछ था बात करने को। तो उसके साथ ही ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सीधे सीधे यूएनजीए में ठांस दिया जयशंकर ने। बोला कि एक नंबर के टेररिस्ट कंट्री है, ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, इनके अलावा इनकी जो जीडीपी है वो टेररिज्म से ही चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बिलबिलाए भाग रहे हैं पाकिस्तानी, बिलबिलाए भाग रहे हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट, बिलबिला रहे हैं एकदम, अरे ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। आबिद भाई मुझे बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर जीडीपी आपने चेक करनी है तो वहां पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए जो इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए, उन्होंने जरबे अजम का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाए तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि साहब देखिए, पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख लें, दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई। सिर्फ अगस्त के महीने की आपको बात बता रहा हूं, दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वजीर ने ये बात की है, तो भाई कोई ना मामला है तो अगले कर रहे हैं ना ये बात। ठीक हो गया आबिद भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। और मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूँ, कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते उधर ही यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके, तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी। अभी देखें, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आप आए, जो राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की
कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो आईएमएफ के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, अच्छा। नाक ना रगड़नी पड़ती। हम आईएमएफ से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते, आईएमएफ से ज्यादा डॉलर इन्हें देते, आईएमएफ से ज्यादा इनकी हेल्प करते हम लोग। ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। ठीक है। आप जो सब दूर ना जाए, अभी पीछे देखें, श्रीलंका को $5 बिलियन की एड दी है, एड दी है, जो भी दिया है हिंदुस्तान ने किया। इससे पहले जो है बांग्लादेश की हेल्प की, इससे पहले नाइजीरिया की हेल्प की, अफगानिस्तान की हेल्प की, बहुत से अपने नेबर कंट्री की वो हेल्प करते हैं। क्या पाकिस्तान की हेल्प वो ना करते? देखिए, हमने हिंदुस्तान को हमेशा कश्मीर को लेके मामला बिगाड़े हम लोगों ने, हिंदुस्तान को हमेशा हमने दुश्मन तस्वर किया। आपको ये देखना चाहिए था कि हिंदुस्तान तरक्की के कौन से रास्ते पे चला गया हुआ है। और आपने जो चाइना से मदद लेनी है, जो आईएमएफ से मदद लेनी है, जो सऊदी अरेबिया से मदद लेनी है, देखें चाइना, सऊदी अरेबिया, आईएमएफ ये सब बाद में आते हैं, हिंदुस्तान पहले आते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के साथ रहते थे, आप खाते थे, आप पीते थे। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान के बीच में हैं। तो हमारी रिश्तेदारी सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ थी। तो हमें चाहिए था कि हिंदुस्तान से मदद मांगते, उससे हेल्प मांगते। देखे, हिंदुस्तान आपके साथ चाइना की तरह ना करता। चाइना ने अपनी प्रोडक्ट आपको दी, हिंदुस्तान अपनी इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में लगाता, आपको कामयाबी के रास्तों पे लेके जाता, आपको मांगना ना पड़ता। यानी एड नहीं ट्रेड करता। जी हाँ, एड नहीं ट्रेड होती। और हिंदुस्तान ने आपकी प्रॉपर हेल्प भी कर। देखे ना, आप किस तरह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी थी। आप देखेंगे बांग्लादेश की हेल्प नहीं की हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश की बिजली तक हिंदुस्तान बनाता है। मालदीव जिसने हिंदुस्तान को बुरा भला भी कहा था, लेकिन फिर भी मालदीव की हेल्प की। अभी श्रीलंका में देखें $5 बिलियन की बात हो रही है कि मालदीव का जिक्र कर ही दिया है तो सोच रहा हूं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अभी लेटेस्ट एक बयान आया है, वो बयान आपको सुनवा देता हूं यार। बड़ा मजेदार बयान है। थूक के चाटना, और पूरी दुनिया के सामने थूक कर चाटना किसे कहते हैं, ये कोई मोहम्मद मुइज्जू से सीखे। बड़ा इंडिया आउट चला है ना, मीडिया के सामने आकर उनको कहना पड़ा है कि नहीं, हम इंडिया आउट के फॉलोअर नहीं हैं, और हम ये नहीं हैं, और हम नहीं हैं, और देखिए मैंने जो है वो उनको सैक कर दिया है, उन पर एक्शन ले लिया है। जो वो कहा जा रहा था ना कि भाई जिन्होंने पीएम मोदी पर डेरोगेटरी कमेंट किए थे, जो उनकी मिनिस्टर्स थी, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि रिजाइन नहीं दिया है, मुइज्जू ने उन्हें सैक किया है, सैक्ड, निकाला है। और ये बात खुद मुइज्जू ने मानी है अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उस पर एक्शन लिया। तो ये खबर मेरी सही साबित होगी ना कि उसको निकाला गया, लात मार के उन दोनों को बाहर निकाला गया है। मजबूरी है ना, भारत से पंगा लिया है आपने, अब भारत आपको अपने आगे घुटने टेकवाएगा, थूक कर चटवाएगा, और वो सब होगा, और बड़े प्यार से होगा। सुनिए मुइज्जू साहब को। You must acknowledge it was tricky, not least because two of your ministers had to resign before your visit to Delhi to meet Prime Minister Modi because they had described him as a clown. I mean, these are difficult things to finesse diplomatically. Well, nobody should say such things. I mean, I definitely took action on that, and I'll not tolerate anything to be said against anybody, whether it's a simple person or a leader. Every human has dignity, so nobody should be allowed to say things at others the way he or she wants to say. I mean, everyone has got his or her own dignity. So I took the action, and it's been dealt with. सुन लिया, बाकी तो हिंदी में दे दिया है। अब पाकिस्तानी तुम्हें समझना है तो हिंदी का अंग्रेजी का अनुवाद कर लेना। बाकी मैंने बता दिया कि क्या हुआ है। इसी को कहते हैं थूक कर चाटना। मोहम्मद मुइज्जू थूक कर चाटा है कि हिंदुस्तान ने हेल्प कर दी है। हमने आईएमएफ के आगे घुटने टेके और 1 हमने बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले, पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक, उधर 5 बिलियन मिल चुके हुए हिंदुस्तान की तरफ ठीक से। है। और फिर अगर कश्मीर की बात करें, ये भी उनके एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बकायदा तौर पे ये बोला है कि पाकिस्तान कश्मीर तो करता है, लेकिन जितना अभी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने गया ना पाकिस्तान, $7 बिलियन, उससे 7 गुना ज्यादा, उससे 9 गुना ज्यादा जो है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया है। कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर भी आपसे बात करना चाहूंगा, और कश्मीर के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो। ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया,
सिर्फ उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया, आप पिछले 1 साल में या 6 महीने में निकाल के देखें, हिंदुस्तान के बहुत बहुत बड़े मिनिस्टर, इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 भी दफा, हाँ। कितनी बार हिंदुस्तान का दौरा कर कश्मीर का। हिंदुस्तान साइड कश्मीर का दौरा कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह ही जो है योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, ठीक है। उधर जाकर उन्होंने इलेक्शनों की बात भी की। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक उधर बहुत बड़ा बयान दिया कि जिस तरह हम इस कश्मीर में खड़े हुए हैं हिंदुस्तान साइड कश्मीर पे, इस तरह हम पाकिस्तानी साइड कश्मीर पे भी आ रहे हैं, यानी कि हम आ जाएंगे उधर। ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की इस चीज को लेके, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह ये हमारे साइड कश्मीर पे फेयर और साफ इलेक्शन हुए हैं, तो इस तरह कश्मीरी अवाम भी चाहती है पाकिस्तान साइड की कि इस तरह के इलेक्शन हो, इस तरह की कारकर्दगी हो, इस तरह के मामला, तो जिस तरह हिंदुस्तान साइड का कश्मीर तरक्की कर रहा है, इस तरह पाकिस्तानी साइड के लोग भी चाहते होंगे कि पाकिस्तानी साइड का कश्मीर भी तरक्की करे, वो भी कामयाब हो। यानी कि उनका बताने का मकसद ये था कि आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, अच्छा। उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, ठीक है। वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कोई कब्जा आबाद नहीं हुआ। कोई कब्जा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी छोड़ दें, ठीक है। यकीन कीजिए। छोड़िए, अभी एक पाकिस्तानी टिकटॉकर है, क्या है, इंस्टाग्राम पर उनकी एक रील बड़ी वायरल हो रही है। पाकिस्तानी है, वो खुद बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, और वो ब्रिज के जरिए पुल पार करके वो इंडिया में जाते हैं सस्ते काजू खरीदने, सस्ता काजू खरीदने। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम की उनकी प्रोफाइल है, ये जाकर पढ़ लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रहते हैं, खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, और ये ब्रिज पार करके जाते हैं भारत वाली साइड, भारत आते हैं, भारतीय जम्मू कश्मीर में आते हैं, और वहां काजू खरीदने सस्ते, क्योंकि यहां पे तो काजू आसमान छू रहा है, वहां पे सस्ते मिल जाते हैं काजू। देखिए जरा इस वीडियो को। ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा लगे, आज़ाद कश्मीर आया हूँ, ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये तो अभी मैं पार जा रहा हूँ ये पुल पे, और उधर दुकान है, उससे काजू लूँगा। काजू उधर काजू सस्ता है, 800 रुपये किलो दे रहा है। और ये देखो, मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ, आगे फिर वो जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाज़त लेंगे, और उधर एक दुकान है उससे काजू लेंगे 800 रुपये किलो। तो ये बहुत अच्छा है। अभी उधर हम दिखाएंगे इंडिया का झंडा लगा होगा। बस ये पुल क्रॉस करके, ये देखो ये पानी बह रहा है, ये नीलम वैली है, और ये GHSS ये लेके, तो ये इंडिया है। ये सारा जो ये इंडिया के पहाड़ है, इंडिया की कश्मीर की, और ये आज़ाद कश्मीर। तो समझ रहे हो भैया, पाकिस्तानियों, तुमको तो ये भी पता भी नहीं होगा, धीरे धीरे मामला चालू हो गया है, हम 4th फेज में बढ़ गए हैं। मैंने फिर कहा है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, कब्जा करना होता पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे तो 2 दिन 1 दिन काफी है, सेना जाएगी कब्जा कर लेगी, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। यह न्यूक्लियर रुकल थर्ड कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल है कि इस तरह कब्जा नहीं करना है, कब्जा इस तरह करना है कि लोग अपने आप आए, बोले कि भैया हमें शामिल करा लो अपने में, हम इन पाकिस्तानियों के साथ नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहेंगे। ये करना है, इसमें टाइम लगता है, इसमें 20 साल 25 साल 30 साल और लगेंगे, लेकिन जब वो होगा ना तब वो मुकम्मल तौर पर वो शामिल हो जाएगा फिर से। यकीन कीजिए जो साहब, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो लाहौर हो, तो उसके ऊपर कब कब्जा हो जाएगा, उस पर कत्लो गारत हो जाएगी, नस्लों की नस्लें मार दी जाती हैं। ठीक हो गया है। इस बात में देखें, ये चीजें हम अक्सर देखते हैं, कब्जा माफिया लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, शायद इंडिया में भी होगा, ये तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे वहां का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मूवीज वगैरह देखते हैं वहां पे होगा। अब बात आबिद भाई हम ये करते हैं, पाकिस्तान की इस टाइम वर्थ क्या है? मतलब मैं अगर पूछूं कि हाँ भाई पाकिस्तान जो भी आज बुरे हालात हैं, इकॉनमी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक पावर तो है ना, लेकिन एटॉमिक पावर है तो क्या वर्थ है? पूरी दुनिया डर रही है। जो साहब पाकिस्तान की वर्थ और वैल्यू मैं आपको बताऊं, फिर आप एटॉमिक पावर है, अब तो मुझे शक होने लगा है, एटॉमिक पावर है। पाकिस्तानियों ये सवाल खुद से पूछना और इसका जवाब तलाशने की कोशिश करना। 99 में जब करगिल वॉर हुई तब भी आप कहते थे कि एटॉमिक पावर है, तब कहां थी एटॉमिक पावर? क्यों उसका इस्तेमाल नहीं हुआ? फिलिस्तीन पर इजराइल इतना बड़ा जुल्म कर रहा है बकौल आपके, तो आपके न्यूक्लियर पावर कहां है, एटॉमिक पावर कहां है?
या जैसे मामू बनाया बाकी चीजों पर, वैसे ही इस मामले में मामू बना रहे हो आप लोग पूरी दुनिया को। मुझे तो शक होने लगा है, क्योंकि अगर एटॉमिक पावर होता पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ तो करता है यार इजराइल के खिलाफ, भारत के खिलाफ। क्या किया यार एटॉमिक पावर का? और उस एटॉमिक पावर से क्या हो रहा है? रोटी मिल रही है क्या? दाल मिल रही है क्या? ना आप उस एटॉमिक पावर के जरिए किसी को धमका पा रहे हो, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, उसको तो धमका तक नहीं पा रहे हो आप। बाकी मिसाइल छोड़ने, उसका मुंह मोड़ने, वो सब सेकेंडरी चीज है। उसको धमका तक, एक स्टेटमेंट देकर धमका तक नहीं पा रही है आपकी फौज। और भारत के खिलाफ तो छोड़ ही दो। तो मुझे तो शक है कि आप लोगों के पास है नहीं न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर। होती तो अब तक कुछ ना कुछ, अरे धमकी के लिए इस्तेमाल हो जाती। बताऊं फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं बताऊंगा, तो चलें फिर भी बताते हैं। अच्छा। इसराइल के पीएम जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया, वो खिताब सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूं। उन्होंने 2 नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे। ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। ठीक है। उसपे दुनिया के मैप थे या मुल्कों के मैप थे उसके ठीक बीच है। में। अच्छा, उसके बीच में उन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज है ना, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान है, हाँ। ये दुनिया के लिए नासूर है। है या अजाब है या बुरा है या खतरा है दुनिया के लिए। ठीक है। उसमें जो कंट्रियों के नाम थे मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो आप खुद ले ठीक लीजिएगा। है, ईरान था, इराक था, इस देखिए, तरीके मैं से। मुसलमानों की कंट्रियां थी, मैं नाम नहीं ठीक है, लेना ठीक चाह है। रहा था। तो उन्होंने दुनिया के बीच में बताया कि ये नासूर है दुनिया के लिए, ये मुल्क अच्छा। जो हैं। और एक तरफ उन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ था, जो बताया कि दुनिया के लिए जन्नत जैसे मुल्क हैं, Blessing यानी कि है। ब्लेसिंग है, दुनिया के लिए फायदे वाले मुल्क हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप वाले हैं, अच्छे मुल्क हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे मुल्क हैं। जिसके बीच में सऊदी अरेबिया भी है, जिसके बीच में इंडिया भी है, ठीक है। जिसके भी काफी कंट्रीज हैं इजिप्ट उसके भी बीच है, में, ठीक। इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया। देखे ना कि सऊदी अरेबिया को कहा गया कि ये दुनिया के लिए बेहतरीन मुल्क है, ब्लेसिंग कह दिया गया। blessing इधर कहा मैं गया। एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक साइड पे सऊदी अरेबिया, वो भी इस्लामिक कंट्री, उसे इसराइल ने ब्लेसिंग बोल दिया। दूसरी साइड पे ईरान, इराक, वो भी इस्लामिक कंट्री, उन्हें अजाब बोल दिया गया। अच्छा, 2 नक्शों में प्रॉपर उन्होंने दुनिया के अच्छे और बुरे मुल्क अपनी तरफ से, देखे हमारी तरफ से नहीं, हाँ, उन्होंने अपनी उनकी तरफ वो से बात बताया है जो आप कि बता ये रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज हैं और ये दुनिया के लिए अजाब हैं कंट्रीज, ठीक यानी है। कि उनका बताने का मकसद ये था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए, हम्म। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता। आप पाकिस्तान का पूछ रहे ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। मतलब? उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है, पाकिस्तान की वैल्यू ये तो बताएगी। हम तो यहाँ पे कहते हैं अगर इसराइल किसी से डरता है तो हम वो तो- वाहिद इस्लामिक कंट्री हाँ जी, पाकिस्तान है, क्योंकि एटॉमिक। हमारे पास एटम बम है ना, तो हाँ। बताते हैं कि पाकिस्तान की मुसलमानों की पहली ऐसी कंट्री है जिसके पास एटम बम है। तो इसराइल जो है वो डरता है। पाकिस्तान के नाम से कांपता है, डरता है। आज उसने बता दिया कि हम तो आपको भाई गिनते भी नहीं है किसी जगह पे, ठीक है। आपका नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। ना अच्छों में उसने नाम लिया पाकिस्तान का, ठीक है। ना बुरों में नाम लिया, यानी कि उसने बताया कि हम आपको इस तरह इग्नोर करते हैं, आपका नाम ही नहीं लेते हम लोग। ठीक है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कस करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम अपना ऑफिशियली ये कहते हैं कि इसराइल को हम कंट्री नहीं मानते, वैसे ही शायद उन्होंने भी ये कह दिया हो कि हम अब ऑफिशियली पाकिस्तान को कंट्री नहीं मानते। शायद ये भी इसका एक लॉजिक हो सकती है, रीजन हो सकती है। मुझे बताएं, इसराइल ने ये जो अपने 2 मैप शो किए हैं उसमें इंडिया को ब्लेसिंग बोला, लेकिन देखा जाए तो वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें बोला कि हम आपके साथ हैं इंसानियत की बुनियाद पे। इसका मतलब यह है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के साथ भी है और इसराइल के। एक्चुअली इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज बड़ी कमाल की हैं, वो पूरी दुनिया में उनकी पॉलिसीज मानी भी जाती हैं, लोग उनकी कॉपी भी करते हैं। हिंदुस्तान बिगाड़ता किसी के साथ हाँ। नहीं है। वो कहते हैं यार हम बिजनेसमैन हैं, हमारी किसी के साथ जंग नहीं है, किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारे साथ बिजनेस करें, तरक्की करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे ठीक है। साथ चांद पे जाने की बातें करें, हमारे साथ जंगों की बातें ना करें। ठीक ये है। आप ये देखें ना कि आज हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 10 साल का टेन्योर पूरा किया, आगे 5 साल का टेन्योर भी अपना वो पूरा करेंगे, यानी कि 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स। तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, ठीक है। तो वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। इन्होंने तो उल्टा विजिट किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, इसका मकसद क्या साबित करता है? इसका मकसद ये साबित करता है कि हिंदुस्तान बिल्कुल भी जंग के मूड में नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ वो जंग के मूड में नहीं है, चाहे वो चाइना हो। चाइना से याद आया
चाइना जिसके साथ हिंदुस्तान की बड़ी पीछे चल रही थी बात, ठीक है। आपको पता होगा बॉर्डर के मसले थे और बड़े लद्दाख का मामला। लद्दाख का बहुत बड़ा इशू चल रहा था लद्दाख को लेके। ठीक है। तो आपको आइडिया नहीं कि चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है अब, और चाइना भी इंडिया के हिंदुस्तान, सामने। सर 100% बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चाइना हिंदुस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने पे आ चुका हुआ है। आइडिया उसे ये हो चुका हुआ है चाइना को कि हमने अगर बिजनेस करना है, अगर दुनिया में बड़ी इकोनॉमी रहना है, दुनिया की पहली इकोनॉमी रहना है, तो हिंदुस्तान के साथ बना के चलना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइमों में हिंदुस्तान चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। चाइना को ये बातें समझ आ चुकी हुई हैं कि आने वाले टाइमों में चाइना जो है सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो वो अब सियाना जो है ना, सियाना जिसे कहते हैं सियाना कौवा, हाँ। तो वो अब सियाना बन के दिखा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ प्रॉपर हाथ में ला रहा है। ठीक है। उसका ये मैंने खबर पढ़ी भी थी, आई थिंक जॉन चैम्बर की रिपोर्ट थी या पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी। उसके मुताबिक इस सेंचुरी के आखिर तक, मतलब जब 2024 चल रहा है ना, तो जब 2100 हो जाएगा, 2100 के करीब हम पहुंच जाएंगे, तो इंडिया चाइना को बीट कर चुका होगा। हम लोग तो खैर नहीं होंगे, बट ये असेसमेंट होती है। इंडिया चाइना को बीट कर चुका होगा, इंडिया चाइना से बहुत आगे निकल चुका होगा हर फील्ड में। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी असेसमेंट नहीं है, ये उनकी असेसमेंट है। पढ़े लिखे आदमी हैं, संस्थान चलाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा है कि भाई ऐसा हो सकता है। अब ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा, ये किसी और कंट्री के लिए तो नहीं कहा, उन्होंने भारत के लिए कहा, और इंडियन भी नहीं है। तो वो देख रहे हैं, वो ना पैरामीटर्स देखते हैं कि भाई हर पैरामीटर क्या कह रहा है। तो भारत में जो पैरामीटर्स अभी चल रहे हैं डेवलपमेंट के, ह्यूमन इंडेक्सिंग के, अभी बाकी चीज़ों के, उस पैरामीटर के मुताबिक अभी भारत की प्रोजेक्शंस क्या हैं। तो बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सेंचुरी के आखिर तक, मतलब 75 ईयर्स बाद, भारत चाइना को क्रॉस कर चुका होगा इन 75 ईयर्स, और बहुत बड़े मार्जिन से क्रॉस कर चुका है। क्योंकि चाइना में जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं वो प्रॉब्लम वाले दिख रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और खबर बताता हूं, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पिछले 9 साल में भारत ने 42 पायदान की छलांग लगा ली है, ऊपर आ गया है, 42 टाइम्स ऊपर आ गया, मतलब 42 नंबर ऊपर आ गया है। आपको पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है कि आपके यहां कितनी इनोवेटिव चीजें हो रही हैं, और उसमें भारत ने पिछले 9 साल में 42 पायदान ऊपर चढ़ा है। इसका मतलब यह है कि भारत का यूथ जबरदस्त तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, प्रोग्रेसिव दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, डेवलपमेंट दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। उसका यूथ नए नए आइडियाज लेकर आ रहा है, और उन आइडियाज को सिर्फ सोचना भर नहीं है, उनको वो पूरा भी कर रहा है, और उसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, पाकिस्तानियों सोचो, हम लोग जहां भी पहुंच गए हैं ना, और जहां की सोच रहे हैं, तुम्हारे सपनों में भी वो बात नहीं आएगी। तुम्हारे सपनों में तुम्हें क्या लगता है? एआई कर रहे हो, ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है। एआई रिसर्च में दुनिया में नंबर 3 पर हैं हम। पहले नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर अमेरिका, थर्ड नंबर पर इंडिया। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं है इसमें। यह रातों रात तो हुआ नहीं है, हम इस पर काम कर रहे हैं तब तो हो रहा है ऐसा, और 1-2 दिन में ये चीज होती नहीं। सोचो कि आज से 20 साल बाद हम एआई में कहां होंगे। तो हमारे यहां इनोवेशन भी हो रही है, हम फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, और पाकिस्तानी तुम लोग सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे। यह है फर्क। उसका दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए बहुत बहुत बड़ी पावरें, इसके लिए रशिया भी कोशिश करेगा। आने वाले टाइमों में आपको पता चलेगा। चले इसी वीडियो के लास्ट में एक और प्रेडिक्शन भी आबिद भाई से करवाऊंगा, मुझे याद आया, लेकिन वो लास्ट में करवाऊंगा। आबिद भाई, मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं इस टाइम अवाम? आपको लगता है कि फलस्तीन के लिए कोई मतलब बात करके कोई फायदा भी होगा? यानी कि कोई भी, ये कितनी टाइम हो चुका है फलस्तीन और इसराइल की जंग को? मैं ना पिछले 20-30 सालों से देख रहा हूँ, हमारी मस्जिदों में जब जुम्मा होता था ना, फलस्तीन में जंग चलती रही है। ये पहली बार जंग नहीं हो रही, ये हर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये इशू बनते रहते हैं। ठीक है। तो मैं पिछले 20-30 सालों से ये चीज देख रहा हूँ कि जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो कारी साहब जो है ना बहुत बहुत बड़े बयान देते हैं कि हम फलस्तीन जो है ना इसराइल को हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें अमल करते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है। तो हम सिर्फ दावे जरूर कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर हम ये इसराइल की या फलस्तीन की बात जरूर कर सकते हैं,
लेकिन अमल हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अमल करने के लिए एक पावर होनी चाहिए, खुद मुख्तियार होना चाहिए मैं कहता इंसान हूँ को। आपने जो बोला है ना, मैं इधर थोड़ी करेक्शन भी करूँ आबिद भाई की। नो डाउट इन्होंने बात की है, हम भी पहले देखते थे कि हर जुम्मा हर नमाज के बाद मस्जिद में कारी साहब बकायदा दुआ करवाते थे कि या अल्लाह फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें तबाह कर दे, उन्हें बर्बाद कर दे, बकायदा तौर पर जी यहूद नसारा को तबाह बर्बाद कर दे। वो किसी भी कारी साहब की शायद दुआ तो कबूल नहीं हुई, शायद यही सोच के उन्होंने अब दुआ करना छोड़ दिया। ये मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूँ। इंडिया साइड कश्मीर में ये अभी हिजबुल्लाह का जो लीडर जिसको कत्ल कर दिया गया है, हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, उनके जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है। ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आजादी दी हुई है ना ठीक है चोर साहब। ठीक है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में तो मेरी बात सुने, कोई पाकिस्तान साइड कश्मीर तो दूर की बात, इधर लाहौर में कोई प्रोटेस्ट आपने देखा है? अच्छा। इसका मतलब है हम खामोश हो गए हैं। हाँ देखिए पाकिस्तान में गैबाना कश्मीर में हुआ है, भारत के एक आध जगहों पर और हुआ है, जहां पर इसलिए हुआ है क्योंकि शिया मुसलमान जहां पर है ना, वहां पर हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी शिया मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि अगर लेबनान के एक आतंकी संगठन के नेता को जिसको टपका दिया इजराइल ने, उसके सपोर्ट में अगर एक आतंकवादी के सपोर्ट में है, तो कल को भाई दूसरी पार्टी भी जब करेगी तो भाई उसके समर्थन में भी चीजें होंगी। आप सिर्फ उसको इसलिए उसके सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि एक तो वो मुसलमान था, दूसरा ऊपर से शिया मुसलमान था, तीसरा वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। हमें उससे क्या मतलब है यार? भारत के शिया मुसलमानों को उससे क्या मतलब है? यानी कि आप रिलीजन को जोड़ रहे हो उससे, आप रिलीजन को जोड़कर उससे कर रहे हो। बाद में ये मत कहना कह रहे दिक्कत क्यों हो रही है और ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सबको अपने अपनी आजादी है, सबको अपना अपना हक है कि नहीं? में गैबाना नमाज जनाजा हुई है, बिल्कुल हुई है, प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए आपके वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में उस मुल्क का नाम ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और हिंदुस्तान साइड कश्मीर में उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है। इसका मतलब तो साफ साफ जाहिर हो गया कि वो लोग आजाद हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी के अगेंस्ट खड़े भी हो सकते हैं, जिसके मर्जी के। देखे ना आज कश्मीरियों ने मोदी साहब के अगेंस्ट भी वोट डाला है, नहीं वोट डाला उन्होंने कश्मीर में। मैंने कई वीडियोस देखे, उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई लोग मोदी जी के साथ हैं, कोई लोग किसी और के साथ हैं, कोई लोग किसी और के साथ हैं। एक वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में एक पॉलिटिशियन है, इंजीनियर राशिद शायद उनका नाम है, मुझे शायद नाम में करेक्शन अगर हो किसी को तो वो बता दे। वो तो बाकायदा तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं बताया जाता है ना कि जो मोदी के खिलाफ इंडिया में बोलता है, खासतौर पे कश्मीर में उसे जेल में डाल दिया जाता है। इंजीनियर राशिद वहाँ पे बाकायदा कंपेन चला रहे हैं कि भाई मोदी को हमने हराना है और ये करना है, तो मोदी ने उन्हें तो नहीं कुछ कहा। देखें इंडिया साइड कश्मीर में हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट इस टाइम उधर गए हुए हैं, ठीक है। मैंने उनकी एक दो वीडियो भी देखी। देखे आपको पता है कि मीडिया से मैं बड़ा दूर हुआ हूँ, ठीक है। ना इतना मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, ना मैं इतनी स्टडी कर रहा हूँ, तो एक दो वीडियो मैंने उनकी देखी थी। ठीक है। तो उसमें मैंने जब इंडिया साइड कश्मीर के लोगों की जब मैंने बात सुनी ना, देखिए आपको आइडिया होगा कि आप हमारे साइड कश्मीर पे जब गए तो उधर आपने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग डरते थे बात करने से कि यार हम कोई बात करेंगे कोई इशू बन जाएगा। लेकिन उनके लोग खड़े होकर बात भी कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बात करते हुए भी सुना, हिंदुस्तानियों ने सुना होगा, और बहुत से लोगों को मैंने सुना। और वो कह रहे थे जी आर्टिकल 370 जो है ना वो हम वापस लेके आएंगे, हम ये करेंगे, ऐसी बातें भी। यानी कि चलिए बातें हो गई, बिल्कुल है, यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मैं आपके खिलाफ हूं, मैं आपके खिलाफ बातें करूंगा, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। यही तो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स और क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स ये हैं कि चाइना में एक वहां पे इकोनॉमिस्ट है, गायब है, स्क्रीनशॉट लगाया है, गायब है इकोनॉमिस्ट। उसने किसी पब्लिक चैटिंग ग्रुप में जिनपिंग की पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा दी, उसको गायब कर दिया गया, गायब हो गया बंदा, वो मिसिंग है। इकोनॉमिस्ट है उस देश का। उसने देखा कि यार जिनपिंग की ये पॉलिसीज ठीक नहीं है, इससे चाइना को नुकसान होगा, तो उसने एक दो बातें कह दी। और चैटिंग चल रही है, प्राइवेट चैटिंग में। तो वहां तो सरकार प्राइवेट चैटिंग पर भी नजर रखती है, क्या प्राइवेट में चैट में क्या बतिया रहे हो। वो गायब हो गया है इकोनॉमिस्ट। दुनिया भर के अखबार उस खबर को कर रहे हैं। हमारे यहां देखिए इंजीनियर राशिद की बात करें, वो तो जेल में था, वो आतंकवादी है, तब भी उसको मौका मिला। अब इससे बेहतरीन डेमोक्रेसी कहां चाहिए भाई?
हमारा संविधान सबको हक देता है, कानून के दायरे में हक है। अब हो सकता है कई लोगों को ये बात कमजोरी भी लगे, जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि यार ऐसा होना कमजोरी की निशानी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, दूसरे तरीके से उसका हल निकाला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही तो बीजेपी ही जीत जाएगी। क्यों जीतेगी भाई? डेमोक्रेसी है ना। पूरे देश में भी चुनाव हुए, जैसा बीजेपी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबको जिसने जिसने वोट नहीं डाला उसको टांग दिया जाए? हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां राइट है आपको क्रिटिसाइज करने का, भले यहां गाली वाली मत दीजिए, कई लोग सीमाएं भी लांघ जाते हैं, ये कर दिया तो वो कर दिया, किसी की बात कर रहा हूं, क्रिटिसाइज करिए, नहीं है साधे, कोई बात नहीं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, वरना नहीं तो चाइना हो जाइए फिर। वन पार्टी की सरकार है, उसको जो मन करेगा, उसकी सेना भी पार्टी की सेना है, वो देश की चाइना की सेना नहीं है, वो पार्टी की सेना है, सीसीपी की। आप जाकर देख लीजिए, ऑफिशियल यह लिखा हुआ है। चाइनीज आर्मी, चाइनीज जो भी है, वो सब रिपोर्ट करती है सीसीपी को। कम्युनिस्ट क्या है जो भी है, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी या चाइनीज जो भी है, व्हाटएवर, सीसीपी उसको। बाकी रही बात, तो हमारे जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और पाकिस्तान को हमने ऐसे लपेट दिया है, ऐसा आइसोलेट किया है कि पाकिस्तान अब बाप बाप करेगा। अभी तो कम चिल्लाए हो, अभी ज्यादा चिल्लाना है। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,